मित्रों, ये भारत के एक महान शासक थे जिन्होंने 12वीं सदी में अजमेर और दिल्ली में शासन किया था। आज मैं आपको पृथ्वीराज चौहान जी के संपूर्ण इतिहास से अवगत कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आप इस ऐप के बारे में जान लीजिए। यह है MyFab11, जो कि Dream11 की तरह ही एक ऐप है। इसमें आप Dream11 की तरह ही क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल या फिर किसी और खेल में भी अपनी टीम बनाकर पैसे कमा सकते हैं। मित्रों, इसमें आप बिना 1 रुपये लगाए 1000 से 2000 रुपये आराम से जीत सकते हैं। जैसे ये देख लीजिए, आप इसमें मैक्सिमम 6 टीमें या फिर 20 टीमें भी बना सकते हैं। किसी में 20 टीमें होती हैं, किसी में 6। बस आपको कोई टीम चुननी है और अपने कैप्टन और वाइस कैप्टन चुन लेने हैं। यदि आप पहले या दूसरे नंबर पर आते हैं तो आराम से आप 1000 से 2000 रुपये जीत सकते हैं। इस ऐप का लिंक मैंने बायो में दे दिया है, और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 100 रुपीज का बोनस तुरंत मिल जाएगा। तो जल्दी जाओ, लिंक के द्वारा डाउनलोड करो इस ऐप को और जीतो ढेर सारा कैश। ठीक है, लेकिन याद रखना, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। पृथ्वीराज चौहान। मित्रों, पृथ्वीराज चौहान जी के जन्म पर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। वैसे पृथ्वीराज महाकाव्य के अनुसार उनका जन्म 1 जून 1163 को गुजरात राज्य के पाटनपतन में हुआ था, और कुछ इतिहासकारों के अनुसार चौहान जी का जन्म 1168 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान और माता कपूर देवी के यहाँ गुजरात में हुआ था। चौहान जी बचपन से ही काफी बुद्धिमान और तेज थे। उस समय चौहान वंश में 6 भाषाएं बोली जाती थी: संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पैसाची, शोरसेनी और अपभ्रंश भाषा। इन सभी भाषाओं को पृथ्वीराज जी अच्छी तरह से जानते थे। इसके अलावा उन्होंने मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र की भी पढ़ाई की थी। पृथ्वीराज जी संगीत कला और चित्र बनाने में भी महारथी थे। पृथ्वीराज रासों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान जी शब्द भेदी बाण चलाने में बहुत निपुण थे। मित्रों, पृथ्वीराज चौहान जी जब 11 साल के थे तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण 11 साल की आयु में ही उनको अजमेर की गद्दी सौंप दी गई थी। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जी ने तो एक बार जंगल में एक शेर को बिना किसी हथियार के ही मार दिया था। उनके ऐसे ही बहादुरी के किस्से सुनकर उनके दादा अंगव, जो कि दिल्ली के शासक थे, उन्होंने चौहान जी को दिल्ली की गद्दी का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान जी जब सिर्फ 13 साल के थे तब उन्होंने गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान जी की पहचान बहुत बड़ी सेना से होती थी, क्योंकि उनकी सेना में 300 हाथी और लगभग 3 लाख सैनिक थे, जिसमें काफी संख्या में घुड़सवार भी होते थे। मित्रों, वैसे तो पृथ्वीराज जी की प्रेम कहानी में एक ही रानी का वर्णन मिलता है, लेकिन अगर पृथ्वीराज रासों की माने तो इसके अनुसार जब पृथ्वीराज जी सिर्फ 11 साल के थे तब उनकी पहली शादी हुई थी, और उसके बाद हर साल 22 साल होने तक उनकी शादियां होती रही। इसके बाद वो जब 26 साल के हुए तो उनकी शादी संयोगिता के साथ हुई। इस हिसाब से उनकी कुल 12 रानियां थी, और इस सब में सबसे जो प्रसिद्ध कहानी है वो है पृथ्वीराज संग संयोगिता जी की। मित्रों, संयोगिता जी कन्नौज के शासक जयचंद की बेटी थी, और कहा जाता है कि संयोगिता जी और पृथ्वीराज चौहान जी ने एक दूसरे को चित्र में देखकर ही पसंद कर लिया था। संयोगिता जी ने तो पृथ्वीराज जी को मन ही मन अपना पति मान लिया था। इसीलिए संयोगिता जी ने अपने स्वयंवर में किसी भी राजकुमार को माला न पहनाकर एक मूर्ति को चौहान समझकर ही माला पहना दी। और जब यह बात चौहान जी को पता चली तो वे संयोगिता जी को स्वयंवर से ही उठाकर ले गए। मित्रों, इस पर कई इतिहासकारों की अलग अलग राय है। पृथ्वीराज चौहान जी का राज्य तेजी से बढ़ रहा था। उसी समय वहां मुगल शासक मोहम्मद गोरी अपना कब्जा जमाने आ जाता है। पृथ्वीराज रासों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गोरी को 3 बार हराया था। इसके अलावा हमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने 7 बार मोहम्मद गोरी को हराया था। इसके अलावा प्रबंध कोश के अनुसार पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को 20 बार हराया था।
अगर सुरजन चरित्र महाकाव्य की माने तो पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को 21 बार हराया था। वहीं प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को 23 बार पराजित किया था। लेकिन सबसे ज्यादा जिसका वर्णन मिलता है वो है 18 बार पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध का, जिसमें 17 बार मोहम्मद गौरी पराजित हुए थे और पृथ्वीराज ने उसे बंदी बनाकर रखा, लेकिन बाद में छोड़ दिया था। लेकिन 18वीं बार पृथ्वीराज जी मोहम्मद गौरी से हार गए थे। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान और उसके प्रिय मित्र चंद्रवर्ताई को भी बंदी बना लिया था। यह मुगल शासक इतना क्रूर था कि उसने पृथ्वीराज चौहान जी की आंखों में गर्म सरिया डाल दिया, जिससे कि उनको अंधा बना दिया। मोहम्मद गौरी ने चंद्रवर्ताई से पृथ्वीराज की आखिरी इच्छा पूछी। पृथ्वीराज चौहान ने उसके सामने अपनी शब्दभेदी बाण वाली कला दिखाने का प्रस्ताव रखा, जिससे कि मोहम्मद गौरी मान गया। जहां पर पृथ्वीराज चौहान जी अपनी कला का प्रदर्शन करने वाला था, वहीं पर मोहम्मद गौरी भी बैठा था। इसी शब्दभेदी बाण कला के अनुसार गौरी को मारने की प्लानिंग चौहान ने चंद्रवर्ताई के साथ मिलकर पहले ही बना ली थी। जैसे ही कला शुरू होने वाली थी, तभी चंद्रवर्ताई ने मोहम्मद गौरी की लोकेशन कविता के रूप में चौहान को बताई। चंद्रवर्ताई ने कुछ इस तरह मोहम्मद गौरी का पता चौहान जी को दिया। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। जैसे ही चंद्रवर्ताई ने यह दोहा बोला, तुरंत ही पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी पर तीर चला दिया और उसे मार दिया। इसके बाद जैसे ही मोहम्मद गौरी मारा गया तो पृथ्वीराज और चंद्रवर्ताई ने एक दूसरे को मार डाला। इसी तरह पृथ्वीराज ने अपने अपमान का बदला भी ले लिया और सदा के लिए अमर हो गई। मित्रों, पृथ्वीराज चौहान जी की मौत की खबर सुनते ही संयोगिता जी ने भी आग में जौहर कर लिया था। मित्रों, अब बात करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जी किस समाज से संबंध रखते थे। वैसे हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि वो क्षत्रिय राजपूत थे। इस पर गुज्जर समाज का कहना है पूरा राजस्थान 16वीं शताब्दी तक गुज्जर रात्रा कहलाता था। गुज्जर रात्रा का मतलब होता है गुजरों द्वारा रक्षित क्षेत्र। 11वीं शताब्दी में अलबर्नी ने भी अपनी किताब में इसका वर्णन किया है। उस वक्त के राजाओं के दुर्गों को भी गुज्जर दुर्ग कहा गया है। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान का पालन पोषण चालुक्यों की राजधानी में हुआ। वह भी गुज्जर थे। इसका वर्णन भी पृथ्वीराज विजय में जयानक ने साफ साफ किया है। पृथ्वीराज चौहान के किले को भी गुजरों का किला कहा गया है, उसे चौहान किला नहीं कहा गया। अलबर्नी ने अपनी किताब ए हिंद में लिखा है कि गुजरों का राज्य गुजरातरा कहलाता है और यही गुजरातरा आज गुजरात है। पृथ्वीराज रासों में भी पृथ्वीराज चौहान के पिता को सोमेश्वर गुज्जर कहा गया है। पृथ्वीराज चौहान के भाई को भी गुज्जर नरेश लिखा गया है। इस पर इतिहासकार R.S. खंगारोस ने कहा है कि जिस गुज्जर शब्द की आप बात कर रहे हैं वह गुज्जर प्रतिहार के लिए इस्तेमाल होता है। गुज्जर प्रतिहार की उत्पत्ति 8वीं शताब्दी में मानी जाती है। यह भगवान राम के भाई लक्ष्मण के वंशज हैं। इनको सूर्यवंशी भी कहते हैं। कुछ इतिहासकार इन्हें विदेशी मानते हैं, लेकिन भारतीय इतिहासकार ऐसा नहीं मानते। इतिहासकार दशरथ प्रसाद और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गुज्जर प्रतिहार राजपूत हैं। ये प्राचीन आर्यों के वंशज हैं। इन्हें क्षत्रिय माना जाता है। ग्वालियर के अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि 6ठी शताब्दी के उपरांत राजस्थान का पश्चिमी भाग गुजरातरा कहलाता था, इसलिए प्रतिहारों को गुजरेश्वर भी कहा गया है। शिलालेखों में भी हर जगह गुज्जर प्रतिहारों के नाम से प्रयोग मिलता है। इसका निष्कर्ष नामी इतिहासकारों ने भी दिया है। उन्होंने बताया है कि गुज्जर प्रतिहार का मतलब गुज्जर देश का प्रतिहार है। प्रतिहार का मतलब है शासक। यहाँ गुज्जर शब्द स्थानवाचक है, जातिवाचक नहीं। मतलब साफ है, गुज्जर क्षेत्र के प्रतिहार ही गुज्जर प्रतिहार कहलाए थे। चौहानों या चहमानों का संबंध सांभर या फिर जयपुर के पास स्थित शाकंभरी से माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान का गुज्जर प्रतिहार से कोई संबंध नहीं है। दोनों ही अलग अलग क्षत्रिय जातियां हैं। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर एक चहमान राजा थे। इसे लेकर कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। चहमान वंश ही अलग है, उसका गुजरों से कोई संबंध नहीं है। जिस पृथ्वीराज विजय किताब की बात की जा रही है उसमें गुज्जर शब्द का वर्णन तो है, लेकिन वह जाति को लेकर नहीं है, उसका मतलब स्थान को लेकर है। गुज्जर शब्द का अर्थ यहाँ जातिवाचक न होकर स्थानवाचक है। जयानक भी जगह के हिसाब से उन्हें गुजरातिराज बता रहे हैं। इसे गलत नहीं समझना चाहिए। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और आगे भी आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें।
मैं मिलूंगा आपको एक ऐसी ही ज्ञान से भरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।